तो भाई वंस अगेन वेलकम दी बैक और बैक दी वेलकम। आज हम चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12। चाहे जहाँ की भी बात हो वहाँ के लिए बेस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो यार बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल की स्टार्टिंग कैसे होती है यार? बायोमोलिक्यूल एक वैसे मतलब तुम में से जो मेरी वीडियो 11th में या 12th में देख रहे हैं और वो जो बायो वाले हैं वो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो 11th में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। बट मैथ वाले जो हमारे जैसे लौंडे हैं वो नहीं पढ़े होंगे, तो यार उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट यार मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मेरे एक्सप्लेनेशन से तुम्हें ये बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर तुमको इसके नोट चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे तुमको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ PYQ मिल जाएंगे, जो कि तुम इसको करके तुम अपने चैप्टर को बेस से मजबूत कर सकते हो। और अगर तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें ये चैप्टर मैं लिख के दे रहा हूँ इस वन शॉट के बाद। इस वन शॉट के नोट्स बनाने के बाद और उनको रिवाइज करने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। बस यार यही इंट्रो था, और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहे तो तुम्हारा चैप्टर ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर तुम इसके PYQ भी लगा लेते हो तो तुम्हारा चैप्टर ऑल द बेस्ट बिल्कुल तगड़ी तरीके से तैयार हो चुका होगा तुम्हारे जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 के लिए। और इन द सेकेंड तुम्हारा जो ये चैप्टर है वो रेडी हो चुका होगा, साथ ही साथ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम टॉपिक्स कवर की बात करें तो टॉपिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स, देन होगा अमीनो एसिड, तीसरा होगा प्रोटीन, चौथा होगा एंजाइम, पांचवा होगा विटामिन, छठा होगा तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, और 7th होगा तुम्हारा टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं होता है, CX और H2O और Y के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब ये XY क्या है? ये XY कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम X की वैल्यू 6 रख देते हैं तो और Y की भी वैल्यू 6 रखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, जिससे तुम लोग अच्छी तरीके से परिचित हो। अब ये चीज़ तुम एक चीज़ समझ लो, जैसे ये प्रेजेंट इन आर्ट्स, जैसे वो तुम जानते होगे कि ये कौन सा एसिड था, मैं नाम भूल गया यार। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताना कि आर्ट्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वी कैन बोरेट नहीं, ये बोरेट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की मेन डेफिनेशन बात कर लेते हैं। तो देखो, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ALK। इसमें क्या होता है, अब तुमको इसकी मेन डेफिनेशन समझा देता हूँ। कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ऑन हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब उसके हम बात कर लेते हैं। इतना होने जाने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की ऊपर की बातें हमारे पास क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम इसको क्या समझ पा रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस के बाद पे हम समझ ले तो मोनोसेक्राइड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर ऑलिसेक्राइड्स की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। या पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़ भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास में बाजार लगती है तो वो सुबह सुबह लोग आते हैं। सॉरी ब्रदर यार, मैं थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, हम कहाँ पे थे? तो हम लोग थे यार क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले बात कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस में कुछ भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस इतना समझना है कि ये 3 बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं: मोनोसेक्राइड, ऑलिसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है? मोनोसेक्राइड ज़्यादातर शुगर होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रख लो, इसमें मोनोसेक्राइड और ऑलिसेक्राइड जो होता है पूछा जाता है वैसे। मोनोसेक्राइड ऑलिसेक्राइड जो होते हैं वो शुगर होता है, और पॉलीसेक्राइड क्या होता है? नॉन शुगर होता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब तुम समझिए, तो मोनो मतलब 1 सिंगल यूनिट होती है। ऑलिसेक्राइड 2 to 10 यूनिट होती है, और साथ ही साथ पॉलीसेक्राइड क्या होता है? मोर देन 10। अब देखो 2 to 10 यहाँ से तुम याद कर लो कि भाई जो
पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो 2 to 10 यूनिट होते हैं। तो बाकी हमारे पास जो बचा है वो बचा है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड ऑब्वियसली हमारे मोर देन 10, जितने भी 10 से ज़्यादा की होते हैं यूनिट्स, वो सारी मोनोसैकेराइड्स में सॉरी पॉलीसैकेराइड्स में आ चुकी होती है। ठीक है, इसमें अब इसका एग्जांपल ले लो। जैसे मोनोसैकेराइड्स में क्या होगा, सिंगल यूनिट में ग्लूकोज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, शुगर और लैक्टोज आता है। ठीक है, इसमें स्टार्च एंड सेलुलोज आता है। इतना क्लियर है। अब इसके बारे में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन मोनोसैकेराइड्स क्लासिफिकेशन। मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा होता है, जैसे 3C है तो ट्रिसो और एल्डोस कीटोस। अब तुमने इससे पहले अगर कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये चैप्टर आज या कल या परसों, इन 7 दिनों के अंदर तुम्हें यही चैप्टर की भी लेंथ और पूरी तरीके से लेंथ के साथ वीडियो मिल चुकी होगी, डोंट वरी। ठीक है, फिर एल डी, ये इसको ये कह देते हैं। ठीक है, 4 ट्रेसो, तो यही सेम हो जाता है, बस एल डी लगा देता है। पेंटोस और ये हेक्सोन लग जाता है। ट्रीसो, ट्रेसो, पेंटोस, हेक्सोन, हेक्सो, बस ये लगा देते हैं। बाकी ये चीज़ हमारा एल्डोस कीटोस सेम रहता है, बस उसके आगे लगा देते हैं, प्रीफिक्स में लगा देते हैं। क्लियर है, इतना खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन शुगर एंड नॉन रिडक्शन शुगर। अब देखो, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग क्या करता है। रिड्यूसिंग शुगर, अब समझ लो एक चीज़ हल्का हल्का ऊपर से जो डेफिनेशन ही पूछी जाती और मुझे ही तो कभी नहीं पूछना इस पे क्वेश्चन। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो जो फैलेंस और टॉलरेंस को रिड्यूस कर देता है। फैलेंस और टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। फिर से पढ़ लो, रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो फैलेंस और टॉलरेंस को रिड्यूस कर देते हैं, बस वही होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग क्या, वो नहीं कर पाते तो वो नॉन हुआ, खत्म। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें तुम थोड़ा बहुत समझो CHO फॉर्मेशन के बारे में है, अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के बारे में। अब जैसे इसमें हो गया ग्लूकोज, अब इसमें से बन क्या सकता है, ग्लूकोज बन सकता है, माल्टोज बन सकता है, फ्रक्टोज बन सकता है, मोनो रिड्यूसिंग होते हैं। अब कुछ इसके बेसिक वो समझ लो कि भाई उसके क्या मतलब क्या बातें हैं अंदर की। तो देखो, मोनो हो गया तो रिड्यूसिंग हो जाता है, क्या बोलते हैं, डिसेक हो जाता है तो रिड्यूसिंग हो जाता है तो 2 हो जाता है, 2 चीज़। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एक्सपेक्टेड सोर्स। अब उसमें आप पॉली के पास जाते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग होता है, पॉली नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब इतना तुम्हें समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, बहुत हद तक बेसिक मैंने बहुत ऊपर तुम्हें समझा दिया। अब जो यहाँ तक के चैप्टर में जैसे तुमने इतना पढ़ लिया है, तो यहाँ तक के चैप्टर से बहुत कम आने वाला नहीं आएगा। इतने से बहुत हाथ से हाथ कोई पूछता है, बोर्ड पूछता है तो बोर्ड किस पे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा तुमसे। बहुत नीचे गिरना होगा तो उसे पूछ लेगा मोनोसैकेराइड, ऑलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, वरना नहीं पूछेगा। एक चीज़ भले ही पूछ सकता है, वो होता है तुम्हारा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, तो वो सिंपल है। फैलेंस टॉलरेंस टेक्स को जो रिड्यूस कर देते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब DLL कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं और ओनली इन OH एंड NH2 में होता है, बस। ठीक है, अब राइट साइड में तुम देखोगे तो CHO OH CH2। अब यही ये तुम्हारा राइट साइड वाला था, D मतलब राइट साइड फैमिली, तो H तुम्हारा जो होगा वो राइट साइड होगा, और लेफ्ट साइड मतलब H तुम्हारा लेफ्ट साइड जाएगा, बस। तो यही होता है दी ग्लाइको हाइड्रेट। ठीक है, L सेंट्रोहाइड्रेट। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा ये देख लो कि ये डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तुम अभी मैं तुमको डी फैमिली, जब ये देखो तुम्हारा डी फैमिली आएगा तो हम तुम्हें ये बता देंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें CHO HOO, बस देखो ये होता है। अब तुम्हें आगे पहले डी फैमिली पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस लौट के यहाँ पे आ जाएंगे कि ये डी ग्लूकोज होता क्या है। तो अब हम उसके बाद डी फैमिली की बात कर लेते हैं। डी फैमिली में यार तुम ऐसे याद कर लो, अलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोज, मनोज और लास्ट होता है तुम्हारा ग्लक्टोज। ठीक है, एक बार से अलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोज, मनोज और लास्ट होता है तुम्हारा ग्लक्टोज। अलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोज, मनोज, ग्लक्टोज, ये तुम्हारा हो गया। अब ठीक है, इसको समझने के लिए तुमको ऐसे अलोस ऐसा, ये तुम्हारे OH है। ठीक है, ये जितने भी है तुम्हारे OH है, समझ में आ रहा है, ये सारे OH है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेट चेन है ना, तो ये तुम्हारे अलोस हो गए। फिर अल्ट्रोस पे आ जाता है तो ये जो तुम्हारे 3 फिंगर बाहर है ना, ये अलोस हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज में ये चेंज हो जाता है, ये ऐसा,
होप सो तुम्हें अच्छे से दिख रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज। अब उसके बाद आते हैं मनोज के ऊपर। तो मनोज में क्या होता है, मनोज में ये दो ऊपर की क्लोज हो जाती है। अब तुमने एक किया था, धीरे धीरे तुमको एक एक करते जाना है। पहले ये क्लोज किया, फिर तुमने ये क्लोज किया, फिर तुमने यही वाला सॉरी 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 तुमने पहले में सारे ओपन रखे, दूसरे में ये क्लोज होता है, तीसरे में ये क्लोज हुआ, ठीक है। तीसरे में तुम्हारा ग्लूकोज में सिर्फ ये क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मनोज। तो मनोज में तुम्हारा ये दोनों ऊपर के क्लोज हो गए। मनोज में थोड़ा सा ओवरव्यू रखना है कि ऊपर के दो क्लोज होते हैं। लास्ट तुम्हारा बहुत इजी है, ग्लक्टोज। ग्लक्टोज में यो सिंबल बनता है ऐसा, ये दोनों तुम्हारे अंदर रहते हैं, मतलब ओ एच और ये दोनों हाइड्रोजन बाहर रहता है। एक सेकेंड, एच एच, हाँ सही है, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा रहता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा हाइड्रोजन को ही मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, इजी, खत्म। डी फैमिली तुम्हारी बस इतनी थी, अगर इससे आता है। अब हाँ, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज वही था जो अभी मैंने पढ़ाया तुमको, ये देखो। सॉरी, डी ग्लूकोज बस इतना ही था। तो इसके बाद हमने ये डी ग्लूकोज के बाद अगर हम बात करते हैं तो डी ग्लक्टोज और एल ग्लक्टोज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो डी ग्लक्टोज, अभी तुमको मैंने बताया ना, डी ग्लक्टोज, डी मतलब क्या था, राइट साइड, और एल मतलब लेफ्ट साइड। डी राइट साइड, एल मतलब लेफ्ट साइड। तो ठीक है, तुम उसमें ग्लूकोज समझ लो, ठीक है। तो सिंपली जो तुम्हारे राइट साइड वाला था, जो अभी हमने बनाया, वो सिंपल वही रहता है, डी ग्लक्टोज। तो ये वही है, ये तुम्हारे बाहर है, ये दो अंदर, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब वही तुमको थोड़ा सा चेंज कर देना है, ये तुम्हारा दो अंदर हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारा डी ग्लक्टोज हो गया। इतना, ठीक है, इतना आसपास तुम्हें बनाना खुद से समझना पड़ेगा, इतना खुद से समझ लो भाई, क्या इतना तुम्हें खुद समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। फिर एपिमर्स आ जाता है। एपिमर्स इज़ वन ऑफ द बेसिक आइडियाज़ जो पूछा जाता है, क्योंकि जेई में पिछले साल 2013 एंड 2011 आई थिंक सो 11 में बेस्ट क्वेश्चन आया था, क्योंकि 11 के 3 क्वेश्चन इसी एपिमर्स से पूछ लिया गया था, बस सिंपल एपिमर्स ही पूछ लिया गया था। तो तुम इतना होल मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, क्योंकि एपिमर्स शायद बोर्ड भी पूछ ले, बहुत हद तक पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दो डाई stereomers, those diastereomers which are formed by the changing of the configuration across one chain center only the are known। देखो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, which are formed by changing of configuration of one chain। one chain मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा है, तुम्हारा अलोस में ऐसा है तो तुम्हारी ये चेन ऐसी बन जाएगी, ये पूरे इधर, ये पूरे ये वाला जो पार्ट है वो उठ के इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इधर ही रहेगा भाई, ठीक है। वो सिर्फ एक चेंज से जो बने हो, एक चेंज मतलब जैसे ग्लूकोज एंड मनोज। ग्लूकोज याद करो, ग्लूकोज कैसा होता था तुम्हारा, ग्लूकोज होता था तुम्हारा ये तुम्हारा ग्लूकोज होता था, ठीक है। और तुम उसमें देखो मनोज, अब मनोज क्या होता था तुम्हारा, मनोज जस्ट बाल वाला होता था। देखो जैसे ये एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं, अलोज, अल्ट्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, मनोज, ठीक है। तो मनोज में क्या है, ये वाला कार्बन, तुम ये देखो ये वाला कार्बन जो है तुम्हारा, ये इसकी वजह से मनोज बन गया। अगर इसको भी हम ऐसे कर दें और ये फोल्ड रखें तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। देखो अलोज एंड अल्ट्रोज, अलोज एंड अल्ट्रोज, अलोज ऐसा होता है, अल्ट्रोज अल्ट्रोज ऐसा होता है। तो देखो अल्ट्रोज एक ही कार्बन का चेंज आ रहा है, ठीक है। ग्लूकोज एंड ग्लक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लक्टोज, ग्लूकोज ऐसा होता है एंड ग्लक्टोज ऐसा होता है। तो ये देखो ये चेंज हुई, ये चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लक्टोज चेंज हो जा रहा है। C4 एपिमर्स, C2 एपिमर्स, चौथा कार्बन। अब कहोगे भाई चौथा कार्बन कैसे, अब तुम्हें एपिमर्स बता देता हूँ, कार्बन नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है। देखो जैसे ग्लक्टोज बता दे रहा हूँ, बाकी ये दोनों सेम है, तुम समझ लेना, थोड़ा सा काउंट कर लेना, तो ठीक है। देखो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारे 4 कार्बन हो गए, ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन, ये हो गया। तो तुम्हारा कौन से नंबर में चेंज आ रहा है, ग्लूकोज तुम्हारा ऐसा होता है, ग्लक्टोज ऐसा होता है, मतलब इस कार्बन पे। तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे चेंज आ रहा है, तो ये तुम्हारा ग्लक्टोज हो गया। अब देखो थोड़ा सा हिंदी में समझ लो, अगर किन्हीं दो कंपाउंड के अराउंड केवल एक कार्बन चेंज होता है तो उन्हें एपिमर्स कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है तुमको, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज अब तुम्हारा पहला टॉपिक आ चुका है ग्लूकोज, इसमें अब तुमको आगे रिएक्शन बताएंगे और कुछ तुमको बेसिक चीज़ें बताएंगे। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं, C6H12O6 होता है। चेन होती है, चेन सेंटर ये होती है, 4 कार्बन की होती है। टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं, 2 × 2 ⁴ मतलब 16 होते हैं। और इसके पास CHO, H, OH, OH, H
HOH, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बना लोगे ना मेरे भाई, तो वही है बस। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ तुम्हें बोर्ड नहीं पूछेगा पहली बात तो, ये बहुत हार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, माइंड को खोल लेना इस चीज़ को पढ़ते समय। लाइब्रेरी डी बोन फलाना ढिमकाना है, बहुत अरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट, तो इसमें आखिरी में तुमको ग्लूकोज ही बना के दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे CHO, एक हम यहाँ पे ऑक्सीजन तोड़ के डबल बॉन्ड कर दिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे यहाँ तक सेम है। फिर यहाँ पे हमने एक रिएजेंट यूज़ किया H और OH। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जो ये बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। तुम देख सकते हो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ नहीं शिफ्ट हो रही है, होप से तुम्हें दिख रहा हो, यहाँ नहीं शिफ्ट हो रही है, यहाँ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH2 आ गया। OH2 मतलब ये OH2 यहाँ पे जाकर रुक गया और ये sp2 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ जाएगी, सेम रिएजेंट को लेते हुए CH2OH हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके लग जाएगा और ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं रुकेगी, फिर आगे जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ से 2 कंपाउंड मतलब 2 प्रोडक्ट बन चुके होंगे। देखो जैसे यहाँ पे हो गई, ये डी ग्लूकोज है, ये तुम्हारा डी ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज क्या, डी मतलब ये वाला, ठीक है, डी ग्लूकोज, डी मतलब राइट साइड, एल मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा डी ग्लूकोज है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है CH, यहाँ पे कुछ तुम्हारा ये हो रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो था ये तुम्हारा टूट चुका है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन डायोल इंटरअमाइडेट, डायोड इंटरअमाइडेट नहीं पूछ रहा भाई, ये बहुत होप्सो मेरे हिसाब से JEE बहुत एट दी एंड जब बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तभी पूछेगा। ठीक है, CH2CHOH ये हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम क्यों डी फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं, ये तुम्हारा डी फ्रक्टोज बन गया और ये डी मनोज बन गया। हो गई ये कैसे, तो डी फ्रक्टोज मतलब फ्रक्टोज, तो तुम ये सिंबल ये देख लो। ठीक है, लास्ट में तुमको एक और जो फ्री का प्रोडक्ट मिलता है इस फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, तो वो कौन होता है, ये तुम्हारा होता है डी मनोज। अब देखो डी मनोज कैसे, तो मनोज क्या था, अलोज अल्ट्रोज मनोज, तो अलोज अल्ट्रोज ग्लूकोज मनोज। ठीक है, चौथा तो क्या होता था, ये दोनों ऊपर के दोनों, तो देखो ये तो है, वही है ना। अब तुम्हें इसकी मैं एक हिंट दे देता हूँ, अगर कभी मतलब इसको याद कर पाओ तो याद कर लो, इतना बकवास या तुमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है, BTS का ज्ञान ले लो भाई। BTS का ज्ञान क्या है, आर्य बाबा को अगर तुम जानते हो फिजिक्स वाला के, तो वो होता नहीं है बाबा टी स्टॉल, तो ये वही है। तो वो होता है तुम्हारा, सबसे पहले ये समझो कि डी ग्लूकोज, डी मनोज और डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज, डी मनोज, डी फ्रक्टोज, ये तुम्हारा ये शॉर्ट ये आ गया ड्यू टू द एनीडोल। ठीक है, अब आ जाते हैं, इतना हो गया तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल नहीं, तुमने बहुत हद तक मतलब वो ग्लूकोज का। अब मेन पे आ जाते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, तुमने फिजिकल तो बहुत हद तक पढ़ ली है जो भी था, अब यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आता है रिएक्शन विद पी रेड फॉस्फोरस एंड HI, लीनियर चेन कॉन्फ़िगरेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये सर्वसाफी मतलब सब कुछ साफ कर देने वाला होता है। ठीक है, ये एनहेक्सेन बना लेता है, बस इतना रट लो, ये एनहेक्सेन बना लेता है। अब देखो जब यहाँ से ये चैप्टर मैं ख़त्म कर लूँगा तो मैं तुमको एक और चीज़ दिखाऊंगा एट दी एंड, जहाँ पे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स जैसे ये हैं, ये देखो शॉर्ट नोट्स तुम्हें समझ नहीं आएंगे, जो ये वाला वीडियो तो ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आप तुमको लिख के विधिवत दिखा रहे होंगे कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या होगा। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स का टाइप है, और वो इसका एक जो ये तो बस बिल्कुल लास्ट के चैप्टर की ये दो पन्नों का है। बाकी तो मैं एक जो मेन है वो 2 पन्नों का शायद बना हुआ है, तो वो भी मैं तुमको अगर चाहिए तो अपलोड कर दूँगा। अब उसके बाद हम कहाँ पे थे, ये तो ये देखो HI हीटिंग पे क्या करता है, ये तोड़ देता है और ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट चेन बना देता है। जैसे ये 5 बनती है, आपको लोग ऐसे 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 5 बनती है। ये स्ट्रक्चर तुम याद करने में बैठोगे तो तुम थक जाओगे। वैसे ये रिवर्स है, अगर तुम इस पर लगा दोगे तो वो वापस से ग्लूकोज बनने जाने वाला है। ये मत याद करो, ये कर लो, काफ़ी है। ठीक है, पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन विद NH2OH, जिसको हम लोग कन्फाइंड कार्बोक्सिलिक कहते हैं। इसमें क्या होता है CHO, जैसे तुम्हें हर रिएक्शन में क्या करना है, बस ये लिख लेना, प्रोडक्ट लिख लेना, NH2OH HCl और OH। जैसे ये तुम्हारा ग्लूकोज बना लेते हैं, तो ग्लूकोज ये तुम्हारा हो गया।
ठीक है, ये तुम्हारा ग्लूकोज हो गया। अब इसके बाद ग्लूकोज में CH NH OH ये रट लो भाई, ये तुम्हारा ऊपर का चेंज होता है, बाकी सारा कुछ और सेम रहता है। CH NH OH NH2OH में क्या होता है, CH यहाँ पे आके लग जाता है, CH तुम्हारा यहाँ पे आके लग जाता है, और डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन कभी भी जाता है, तुम्हें पता है नाइट्रोजन सिंगल तो जाएगा नहीं, नाइट्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड में जाएगा। नाइट्रोजन कभी सिंगल बॉन्ड में जाएगा नहीं, नाइट्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड में जाता है। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर है इतना, खत्म। ठीक है, तुम्हारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे लास्ट में OH लग जाता है, OH जो तुम्हारे यहाँ से निकला था, यहाँ से OH निकला था, और यहाँ का एक H बच जाता, तो यहाँ पे एक H लग गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये टूटा था ना तुम्हारा, ये टूट गया था, ये यहाँ पे OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा तुम्हारा, और ये बैलेंसी फुलफिल हुई है। मुझे पहली बार मैंने पढ़ा है, मैंने कहा यहाँ पे तो बैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन हुई, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, ये आगे तुम्हारी मेन रिएक्शन जो कि ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, रिएक्शन विद डी ग्लूकोज विथ Br2H2O। Br2H2O देखो, CHO कॉन्फाइन भी से हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। CHO कॉन्फाइन अगर तुम इसमें बेसिक्स से फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि बेसिक्स, अगर एक बार तुम फिर से पढ़ोगे कि भाई ये क्या है, तो इसमें एक चीज़ तुम समझो यहाँ पे एक बार फिर से कि ये जो है वो CHO कॉन्फाइन डी ग्लूकोज Br2H2O अगर तुम्हें आसपास भी याद हो तो Br2H2O बहुत बेसिक सा यूज़, मतलब बहुत हमें पता है जो कि यूज़ होता था। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी यहाँ तक इतना कॉन्टेक्स्ट से कि फिर से हमें क्या बना लेना है, एक बार हमें ग्लूकोज बना लेना है। CH2OH यहाँ पे ये होता था, ये तुम्हारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज में Br2 जब ऐड करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, जो कि तुम्हें मेरे हिसाब से सेट लेना चाहिए। ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अब देखो ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनता है, ग्लूकोनिक एसिड में कुछ चेंज नहीं होता है भाई, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सीधा तुम्हें बना लेना ऐसे करके, सीधा CH2OH COH सब सेम रहता है, बस ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिसोशिएटेड बाय Br2 एंड H2O। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्फ़िगरेशन में क्या बात करते हैं, CHOHNI फर्स्ट 1 डिग्री OH, इतना। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया, 1 डिग्री OH। अब रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्फ़िगरेशन ये है तुम्हारी। ठीक है, CHO NHOH N, ये तुम्हारा फिर से तुम्हारा ग्लूकोज बन गया, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड देखो COH लगा दिया है, यहाँ पे COH लगा दिया है। ठीक है, COH, इसमें ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इसमें COOH ले लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आगे जाके रिएक्ट होकर H2O निकाल लेता है। ठीक है, ये सैकरिक एसिड बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड दोनों एक होते हैं। ठीक है, COH HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि ये ग्लूकोनिक एसिड की तरह होता है, जिसको हम सैकरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इतना तो मैं क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्टेक्स्ट तो मैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है यहाँ तक क्लियर होगा। रिएक्शन नंबर 5 पे आ जाता है। रिएक्शन नंबर 5 है रिएक्शन विद ग्लूकोज विद एसिड एंड हाइड्राइड एसिटिलेशन रिएक्शन भी हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एसिटिलेशन रिएक्शन में क्या है, एसिटिलेशन रिएक्शन में तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। जैसे ये तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, यहाँ याद रखना COH लग जाता है, यहाँ याद रखना तुम्हारा COH लग जाता है बस। ठीक है, ये AC2O और यहाँ पे पिरिडीन, जिसको हम लोग पिरिडीन का यूज़ यहाँ पे हम करने लगते हैं, पिरिडीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे तुम्हारा ये यहाँ पे CHO, यहाँ पे HO, ये तुम्हारे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये ग्रुप है, ये तुम्हारा ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। देखो यार, ये वन शॉट है, इतना तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, और तुम शायद समझ भी नहीं पाओगे अगर अब तुम समझ रहे हो, क्योंकि
देख तो तुम एक रात पहले ही रहोगे। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, ये तुम्हारा CHO हो गया, और यहाँ पे एक चीज़ जो नहीं होती, यहाँ पे जो तुम्हारा ये कंपाउंड है, ये एक कार्बन हटके, क्योंकि यहाँ पे 5 वैलेंसी हो जाती है इसलिए यहाँ पे लगा नहीं। तो ये देखो, अगर तुम इतना समझोगे तो ये तुम्हारा क्या है, OCH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये पेंटा एसीटेट बनाता है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है। ये तुम्हारी थोड़ी महंगी रिएक्शन है, महंगी रिएक्शन इन द सेंस तुम्हें रटनी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगी रिएक्शन है। OH हट जाएगा यहाँ से, सारे से AC लग जाएगा सब में, ठीक है। रिएक्शन विद ग्लूकोज। अब रिएक्शन विद ग्लूकोज में जैसे CHOH, यहाँ पे CHOH आ जाता है। रिएक्शन विद ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। यार देखो, इतना टाइम हो चुका है, मेरा भी थोड़ा सा गला सूख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ तो हमारा ये ग्लूकोज हो गया। फिर H2NI रिडक्शन है ना, तो H2NI और NaBH4 NCERT देखो तो थोड़ा शायद रिएक्शन अलग है, बट मेरे हिसाब से वो भी सेम ही है। तुम एक बार इसको पढ़ने के बाद NCERT रीड कर लेना। CHOH यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया ग्लूकोज, डी बन जाता है। उसके बाद तुम आ चुके हो एक बहुत आगे, जिसको बोर्ड तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन हाँ जेई पूछ सकता है। जैसे CH2OH यहाँ पे आ जाता है। CH2OH ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे एक तुम्हारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाता है, ठीक है। ये उसके बाद H2NI से अगर तुम इसको रिएक्ट कर देते हो तो CH2OH यहाँ पे तुम्हारा सेम यहाँ पे हो जाता है, जो तुम्हारा ग्लूकोज है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, इसको हम क्या बोल रहे थे भाई, ये कुछ बोल रहे थे ना, ये तुम ध्यान से देखो, ये बाहर है, ये दो अंदर हो गया। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे मनोज, ठीक है चचा, इसको हम मनोज बोलते थे ना। तो ये मनोज आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ गया भैया, ये हमारे पास ग्लूकोज आ गया और ये मनोज आ गया। अब तुम जरा एक बार फिर से पेज पलट लो। डी ग्लूकोज क्या देता है, डी मनोज एंड डी फ्रक्टोज। ये तुम्हारे रिएक्शन पड़ी थी ना। अब तुम देखो यहाँ पे डी ग्लूकोज भी है तुम्हारे पास, डी मनोज भी है, और ये तुम्हारा क्या है, फ्रक्टोज है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही हो, ये देखो ये तुम्हारा फ्रक्टोज है, ये तुम्हारा फ्रक्टोज है। रुक जाओ, पलटने दो थोड़ा सा, ये देखो डी फ्रक्टोज है, ये देखो CH2OH, ये तुम्हारा डी फ्रक्टोज। तुम कहोगे भाई ये 2 बार क्यों लिखा है, भाई आगे फॉर्मेशन है फ्रक्टोज से, हम अगर उसका हम रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। तो वो ये बनता है। तो उसके बाद तुमने इतना पढ़ लिया होगा, इतना समझ लिया है। अब उसके बाद हम उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, फिर उसके बाद CHO की बात करते हैं। डी राइबोस देखो, इसमें 3 ही होते हैं, तीनों ऐसे डी राइबोस। इसका हम HCN से और NaCN और H3 मतलब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या हो जाता है, CHOH ऊपर चला जाता है, NaCN ऊपर चला जाता है, और ये हमारा कुछ ये बन जाता है। ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये चीज़ जो है ना, तुम इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि ये प्रिपरेशन भी काम आ जाएगा। अगर हम बोले कि डी राइबोज से हम कैसे ये बना सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन में लिख दो, ठीक है। इतना क्लियर है तुम्हें, मेरे हिसाब से इतना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा साइक्लिक ग्लूकोज। इसमें साइक्लिक ग्लूकोज के बाद अभी मैं तुमको बता दूं कि कितना हमें जल्दी ख़त्म और करना है। इसके बाद साइक्लिक के बाद हमारा जो मेन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। यहाँ के बाद हमारा ये आता है, ये पॉलीसेक्राइड, फिर उसके बाद डाइसेक्राइड। तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ है जो मैं तुम्हें बताऊँगा, फिर होगा पॉइंट्स, फिर लास्ट में विटामिन। और विटामिन में मैं तुम्हें 2 मिनट और कहूँगा कि एक चीज़ और ख़त्म कर लो, वो है तुम्हारा, वो क्या है हमारा, ये कॉन्टेक्स्ट के हमने क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे थे, ऑक्सिन फॉर्मेशन मेरे हिसाब से बोर्ड तो नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑक्सिन फॉर्मेशन 2 मिनट वेट करना है यार। इतना क्लियर है ना भाई, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये, हाँ मेरे हिसाब से अब तुम्हें दिख रहा है ना क्लियरिटी से, है ना। तो यहाँ मैंने थोड़ा उसको थोड़ा ज़्यादा पास ला दिया था, इतना क्लियर हो गया ना भाई। तो अब हमारा ऑक्सिन फॉर्मेशन पे थे हम लोग। तो ऑक्सिन फॉर्मेशन में आगे हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सिन फॉर्मेशन में देखो क्या है, ऑक्सिन फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ऑक्सिन फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे तुमने ग्लूकोज ले लिया सिंपल, इसका हम रिएक्शन कराएंगे NH2 NH PH से। पीएच क्या है भाई, पीएच तुम्हारा क्या है, बेंजीन। पीएच तुम्हारा क्या है, बेंजीन।
हाँ भाई, जान वापस आ चुकी है, तो थोड़ा सा पानी पी के आ गए। ठीक है, CH NH NHPH। अब यहाँ पे तुम देखो ये जो रिएक्शन थी NHPH तुम्हारा ऊपर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारी रिएक्शन यहाँ पे आके जुड़ गई, नाइट्रोजन ऑलवेज अटैच विद डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो तुम्हारा है वो CH2OH है। ठीक है, अब तुम्हारा ये डबल बॉन्ड है ना तुम्हारी, ये वाली डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आगे आ जाएगी और ये उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी। तो ये वाली डबल बॉन्ड जो थी ये जो रहेगी, ये डबल बॉन्ड टूटेगी और ये आगे निकल जाएगा। यहाँ पे जो ये OH है, ये वो जो OH था, ये OH है वो नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये कुछ बन जाएगा NH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन आगे आई है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन फिर नहीं रुकी, रिएक्शन और आगे गई, PH NH2 बना दी। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ रिएक्शन हो गया। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी भी रिएक्शन नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारे पास अभी भी ओसाजोन नहीं बनाई है, ओसाजोन अभी भी बनना बाकी है। ठीक है, ओसाजोन अब यहाँ पे रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये तुम्हारा सेम आया। फिर इसकी रिएक्शन हम आगे बढ़ा लेंगे 2PH NH से, 2PH NH से। देखो यहाँ पे 2PH, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 2PH ले लेंगे इसमें 2NH से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NHN, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है N सिंगल बॉन्ड NHPH, N डबल बॉन्ड NHPH, ये तुम्हारा हो गया OH H H OH H OH CH2OH। ये तुम्हारा क्या बन गया ओसा जोन। तुम देखो यहाँ से ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, यहाँ से ये डायरेक्ट इतना नहीं पूछता है क्योंकि बोर्ड पूछेगा नहीं, और जो जेई है वो कभी रिएक्शन नहीं पूछता, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे अंदर का गट्स है कि भाई तुम रट सकते हो डायरेक्ट, तो मैं तो कहूँगा रट डालो, यहाँ से ये डायरेक्ट तुम रट सकते हो तो रट डालो। ठीक है, अब इसमें हम कुछ BTS पॉइंट दे देते हैं, जैसे C2 कार्बन लॉस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यहाँ पे कार्बन जो था वो कितना था, मतलब चारों तरीके से था, लेकिन वो अपनी वो छोड़ देता है। ठीक है, ऑल C2 एपिमर्स गिव सम सेम ओसाजोन, C2 एपिमर्स जितने होते हैं ना वो सारे ओसाजोन दे देते हैं। डी ग्लूकोज, डी मनोज, डी फ्रक्टोज हैव द सेम ओसाजोन, यही ओसाजोन बन सकता है, डी ग्लूकोज, डी मनोज, डी फ्रक्टोज और हैव द सेम ओसाजोन। ठीक है, in the formation of the osazone, D-glucose and D-glucose 3 moles of D-glucose के 3 moles of PH NH2 कंज्यूम होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुमको, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। भाई देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ना, अब यहाँ से देखो ये जो चैप्टर है ना, इसका चैप्टर का ग्राफ थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि सारे चैप्टर क्या होते हैं, जैसे सारे चैप्टर में क्या रहता है, सारे चैप्टर में लीनियर ऐसे चलता है, फिर एक बीच से एक टॉपिक आता है जो थोड़ा हाइट देता है, फिर एकदम से एक टॉपिक आता है जो लास्ट के 2-4 टॉपिक होते हैं वो हाइट देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें ग्राफ ऐसा जाएगा तुमको, आखिरी में जब तुम पहुँचोगे ना तो वो ग्राफ गिरता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि आखिरी में क्या होगा, तुम्हारे विटामिन होंगे और क्या होगा आखिरी में तुम्हारा क्या क्या होंगे, जैसे क्या बोलते हैं यार, प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा, तो ये सब बहुत इजी है, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें कुछ रिएक्शन आ चुकी हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, सेफ्रिक टेस्ट, और उसके बाद दूसरा में पढ़ना है NH2HSO3 टेस्ट। फिर उसमें जो तीसरा आता है ग्लाइकोपेंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, ये तुम्हारा पॉइंट है। above 3 ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ अदर फॉर्म एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ 3 फॉर्म। तो ग्लूकोज ये फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ग्लूकोज हमें 3 फॉर्म और दिखी जो एग्जिस्ट कर रही थी। तो देखो क्या थी, जैसे ये क्या होगा, ये पायरिन हो गया, पायरिन नॉन एरोमेटिक है, ये तुम्हें पता है नॉन एरोमेटिक है। फिर ये क्या हो गया तुम्हारा, फेरिन हो गया, ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसमें तुम एक चीज़ समझो, जैसे तुमने ये ग्लूकोज लिख दिया, ठीक है, ये ग्लूकोज आ गया, तो इससे भी तुम्हारा ये ग्लूकोज बन जा रहा है, एरोमेटिक हो चाहे नॉन एरोमेटिक हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे COH, ठीक है, COH और
प्रोजेक्शन COH हो गया, ठीक है, HOH हो गया, OH हो गया, ये H हो गया, H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया। तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट में से ये तुम्हारी ये ऑलमोस्ट क्या है, ग्लूकोज है। अब देखो यहाँ पे OH जो है वो यहाँ से टूटेगा और ये ऊपर जाके लगेगा। तो जैसे ये टूटेगा और ये जाके ऊपर लगेगा तो ये देखो ये जो CH2OH है ये खिसकेगा यहाँ से और ये CH2OH ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बन पाएगा, HOH। ये तुम्हारा ये ग्लूकोज का रिंग खुल चुकी है, रिंग खुल चुकी है, रिंग खुली नहीं है मतलब ओपन स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे H। अब देखो तुम एक चीज़ याद रखना कि ये ऐसा कुछ बनता है OH, यहाँ पे OH आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये HOH ऊपर हो जाएगा, ये तुम ध्यान से देखो ये OH ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये HOH है तो यहाँ पे H हो जाएगा, OH हो जाएगा, HOH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ये तुम्हारा क्लियर है इतना। OH CH2 OH अपोजिट साइड अल्फा सेम साइड बीटा, अपोजिट साइड अल्फा सेम साइड बीटा, ये रट लो भाई, क्योंकि अपोजिट साइड हमेशा याद रखो अल्फा। अपोजिट से पूछेगा तो तुम्हें अल्फा से नाम देना है और सेम साइड पूछेगा तो तुम्हें बीटा से नाम देना है। तो जैसे इसमें पूछा था ये क्या होगा, अल्फा डी ग्लाइको फिर पायरोस, ठीक है। तो ये इसका नाम है एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कार्बन क्या होता है, इट कैन गिव्स अ टॉलेंस टेस्ट। जो टॉलेंस टेस्ट देते हैं उन्हें हम लोग एरो में एनो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम लोग उन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कार्बन। तो उसमें हम आज तुम्हें एक और वीडियो उस पर अपलोड होगी जो होगी तुम्हारी टॉलेंस टेस्ट के ऊपर। ये देखो ये इसमें मुझे भी और शायद तुम लोगों को भी, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो, तो मैं तुम्हें इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू और साथ ही साथ तुमको एक डीप एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा। तो इतना हो गया तुम्हारा, इतना समझ में आ चुका है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो हम ये अल्फा वाला बना था, अब हम दो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, अपोजिट साइड वाला और सेम साइड वाला। अब हम बीटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे OH अपॉन H, H अपॉन OH, H अपॉन OH, यहाँ पे OH अपॉन H, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अल्फा डी ग्लूकोज। इतना क्लियर है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में और आगे हमें थोड़ा सा और ब्रीफ, अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अल्फा इज मोर स्टेबल देन बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा बिकॉज भाई अपोजिट चेन, बिकॉज भाई बीटा क्या होता है वो 63% होता है और अल्फ़ा क्या होता है वो 36% होता है। ये ओपन चेन होती है, ओपन चेन मतलब 0.2%। अब तुम यहाँ पे देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ओपन चेन का, CH2OH, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH अपॉन H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया। अगर तुम इस रिएक्शन को खोल के देखोगे, मतलब यहाँ पे इसका ओपन चेन बनाओगे, देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे OH, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम पांच बॉन्ड है वो इक्विटोरियल पे देख रहे हो, 5 बॉन्ड इक्विटोरियल पे देख रहे हो तुम भाई, समझ रहे हो, 5 बॉन्ड इक्विटोरियल पे। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होती है। फिर मोस्ट स्टेबल, यार ये मोस्ट स्टेबल यहीं से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और आता है कि भाई ये देखो ओपन चेन अल्फा डी ग्लूकोज, ये ओपन चेन बनाता है तो 30% अल्फा, ओपन चेन 0.2%, 63.8% तुम्हारा ये होता है, तो 52 डिग्री ये बनाता है। यहाँ पे ये कुछ तुम्हारा ओपन चेन हो गया, ठीक है। अब इसमें अब ग्लाइकोडिस ग्लाइकोडिस
तो यहाँ पे अब ये बात करते हैं, तो यहाँ पे तुम सिंपल समझो कि ये देखो यहाँ पे OH2 आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया। ये तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं HCl से ROH की प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस एक चेंज होता है, जो तुम्हारा CH2OH था ना, वहाँ पे H जो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन और यहाँ पे OH से था, वो अल्फा अल्फा जो तुम्हारे थे ना, ये वाले पोजीशन, ये वाले तुम समझ लो ना, ये तुम्हारे चेंज हो जाते हैं किससे, OR से। और यहाँ पे OR जो है वो, और जो तुम्हारा CH2OH है और यहाँ पे H है, वो बीटा वाला जो तुम्हारा है वो तुम्हारा चेंज हो जाता है किससे, OR से। तो तुमको बस यहाँ पे OH जो था उसको चेंज करना है OR से, बस ये करना है, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद तुमको आगे पढ़ना है, वो बताना है तुम्हें म्यूटराइजेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इसकी हम डेफिनेशन बता देते हैं तुमको। वो ये होती है, चेंज इन अ स्पेसिफिक रेशियो, चेंज इन अ स्पेसिफिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम acquiring an equilibrium value of the ratio in a middle basic solution is known as mutarization। अब देखो अल्फा डी ग्लूको एक्सोस, ठीक है, ये बीटा डी ग्लूको पायरोनोस बनाता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ये कुछ स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पे OH खुल जाता है, यहाँ पे OH खुल जाता है, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, वो है तुम्हारा फ्रक्टोज में क्या आता है, फ्रक्टोज में तुम्हारा ये CH2OH, यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, ये कुछ स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा किसका है, ये तुम्हारा फ्रक्टोज का है। फ्रक्टोज का तुम जैसे ग्लूकोज का बनता है वैसे सेम स्ट्रक्चर तुम फ्रक्टोज का भी ओपन चेन बना सकते हो। फिर ड्रॉ द अल्फा एंड बीटा एरोमर्स ऑफ द ग्रीन शुगर। ग्रीन शुगर जानते हो ना भाई, ग्रीन शुगर का अल्फा और बीटा और एनोमर बनाना है, ठीक है। डी ग्लक्टोज क्या होता है, पैरानोस, डी ग्लक्टोज को ही पैरानोस बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा इतना हो गया। अब देखो तो यहाँ पे तुम्हारा ग्लूकोज ले लिया तुमने, यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया, डी ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। डी ग्लूकोज को जब तुम अल्फा और बीटा में तुम तोड़ोगे तो तुम्हारा ये कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पे अल्फा बीटा तुम क्या समझ रहे हो, CH2OH, यहाँ पे ये देखो ये सेम पोजीशन है, बस पोजीशन कहाँ की चेंज होती है तुम्हें पता है, तुम्हें पोजीशन बस ये अल्फा यहाँ की चेंज होती है। देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे H आ जाता है, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH, यहाँ पे H, तो पूरा सेम है, बस यहाँ चेंज होता है, अल्फा यहीं पे चेंज होता है, ठीक है। डी राइबोज, फिर से ग्लूकोज, इसको हम फर1 बोलते हैं। तो ये तुम्हारे यहाँ पे फिर वहाँ पे चेंज होगा, अल्फा बीटा में ये चेंज होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा चेंज होता है। ये तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे OH2C, यहाँ पे भी देखो तुम्हारे यहाँ पे अल्फा में चेंज हो रहा है। अब तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से समझ लिए ना भाई, तो तुम्हारा आने वाला चैप्टर बिल्कुल तगड़ी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से और कोई पूछे या ना पूछे, जेई पूछ रहा है, बोर्ड पूछेगा, एडवांस पूछेगा, एडवांस का एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से आना, ठीक है। बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से पूछना, और सब जगह तो यार मेंस की तो बात ही मत करो, मेंस का फेवरेट है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज कार्बन 1 और अल्फा एंड बीटा डी फ्रक्टोज को हम ऐड कर देते हैं। बीटा डी फ्रक्टोज, ध्यान से समझना, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज को हम ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज को ऐड, अल्फा डी और बीटा अल्फा डी ग्लूकोज को साथ में रखेंगे तो हम क्या बनेगा, और बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लक्टोज, ये ध्यान से देख लेना, यहाँ पे बीटा डी ग्लक्टोज है, बीटा डी ग्लक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो सबसे पहले जो हमारा पहला था, तुम्हारा सुक्रोज का नाम सुना है, सुक्रोज,
हाँ तो भाई बस ये वही बन गया। अब सुक्रोज में क्या बनेगा, देखो CH2OH, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे देखो क्या चेंज आएगा, यहाँ पे HOH आ जाएगा, ये तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे HOH, यहाँ पे H2O। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो तुम जानते हो बहुत हद तक, वो ऑक्सीजन से उसे ग्लूकोज से सेम रहता है, तो बस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर पे आ चुका होगा। और यहाँ पे एक जो ये जो कितने ऑर्डर की बन जाएगी, 6 ऑर्डर की रिंग थी, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर की रिंग थी, वो कितने 5 ऑर्डर की बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। C1 एंड C2 आर ग्लाइकोसिडिक, मतलब अल्फा ये बीटा, ये C1 एंड C1 कार्बन क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो तुम जानते ही होगे, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं बिकॉज दे आर एनोमेरिक, कार्बन एनोमेरिक है तो नॉन रिड्यूसिंग हो गए। ठीक है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज इनका बेसिक नाम है, इनको कॉर्न शुगर भी बोलते हैं। और डेक्स्ट्रो होते हैं। अब तुम ये तो जानते हो ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब जैसे सुक्रोज, जैसे हम बात करते हैं सुक्रोज H2O की प्रेजेंस में करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में टूट जाता है। सुक्रोज को अगर हम वापस से हमें चाहिए ना कि हम वो कर लें, तो भाई वो उसका हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे, वो टूट जाएगा। ये 50% ये मिल जाता है, 50% ये मिल जाता है। ठीक है, अब ये तुम देखोगे अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लक्टोज, इट इज़ अ लियो रोटेटरी। यहाँ पे देखो डेक्स्ट्रो था, यहाँ पे डेक्स्ट्रो था, बट जैसे ही ये जो आएगा ना, ये जो होगा ना, ये दोनों ये लियो रोटेटरी है, बट जो इनका प्रोडक्ट बनता है वो डेक्स्ट्रो हो जाता है। ठीक है, ये 52% होता है, ये 92% होता था। ठीक है, ये नेट रोटेशन का क्या आता है, अगर तुमसे नेट रोटेशन पूछे तो कितना आएगा नेट रोटेशन, तुम क्या बोलोगे भाई, 50-50-100 डिवाइडेड बाय, रुको, जैसे तुमसे हम पूछें कि भाई इसका नेट रोटेशन कितना आएगा, तो 92 डिग्री इस पे हम, ये 92 माइनस 92 होता है, ये प्लस 92 होता है, तो -92 + 92 तुम 40 आ जाएगा, 40/2, 40/2 20 हो जाता है, जो कि तुम्हारा रॉन्ग आंसर है। इसका इन्वर्टेड शुगर होता है। ये इन्वर्टेड शुगर क्या होता है, विच आर इट इज़ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये तुम्हारे ये होते हैं तुम्हारे इन्वर्टेड शुगर। इतना तो मैं क्लियर है। अब देखो ये भाई, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ये जो 3 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब तुम्हें एक नोट पॉइंट बता दूं, सुक्रोज इज नॉट इन्वर्टेड शुगर। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार फिर से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जो तुम्हारा सुक्रोज है वो तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट इसका जो प्रोडक्ट है वो लियो रोटेटरी, मतलब जो 2 कंपाउंड से मिलके बन रहा है वो लियो रोटेटरी है। इसका जो एंगल, जो अगर हम उन 2 प्रोडक्ट की बात करें कि उनका क्या, वो 2 प्रोडक्ट क्या है, तो वो है इन्वर्ट शुगर है वो, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्ट शुगर नहीं होता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, बट आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। C1 एंड C2 यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक होता है। C1 पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसको कॉर्न शुगर बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें 50-50% अगर हम इसको वापस चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दें तो ये मिल जाता है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चलो ठीक है, इतना ठीक है। ये इन्वर्टेड, इनका जो प्रोडक्ट जिससे 2 रिएक्टेंट से बन के मिल के बने होते हैं, वो दोनों ही क्या होता है, वो क्या होता है, वो इन्वर्टेड नहीं होता है, लेकिन इन्वर्टेड शुगर होते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड शुगर नहीं होता है, और वो लियो रोटेटरी होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करा दें, अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ये माल्टोज बना लेता है। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये C1 जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कर देता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बना देता है। इतना हो गया, समझ में आ गया भाई। इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि अल्फ़ा डी ग्लक्टोज और नहीं बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लक्टोज को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बीटा डी ग्लक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो देखो ग्लक्टोज, फिर एक बार हम तुमको याद करा देते हैं अगर तुम भूल गए हो तो, अलोज, अल्ट्रोज,
ग्लूकोज, मन अलोज, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, मनोज और क्या आता है, ग्लक्टोज आता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि अलोज में ऐसा होता है, चारों OH बाहर होते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है अल्ट्रोज में एक अंदर आ जाता है, बाकी ये तीनों बाहर रहते हैं। फिर होता है, नहीं सॉरी, ये ऊपर रहता है, ये तीनों बाहर रहते हैं। फिर उसके बाद होता है तुम्हारा ग्लूकोज में ये अंदर आ जाता है। फिर हो जाता है तुम्हारा मनोज में ये दोनों अंदर हो जाते हैं। फिर ग्लक्टोज में आ जाता है, तो ग्लक्टोज में यो सिंबल बनता है, ये वाला। क्लियर है? तो अब तुम एक बात समझो, ये तुम्हारा क्या है, डी पूछा है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा होगा ग्लक्टोज। हाँ, ये तुम्हारा बीटा डी ग्लक्टोज हो गया और ये तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नीचे होगा दो, ठीक है, ये तुम्हारा ये नीचे और एक ये ऊपर, ऐसे करके। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे ये जब बनाओगे तो यहाँ पे OH पर होगा, यहाँ पे OH होगा। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तुम्हारे क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन के साथ जल्दी जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा O2 में फॉर्म करता है। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और तुम्हारा लैक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब लैक्टोज में अगर तुम ध्यान से समझो तो लैक्टोज क्या होता है, C1 ग्लाइकोसिडिक होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है और मिल्क शुगर भी बोले जाते हैं। देखो, लैक्टोज और माल्टोज इतना पूछा नहीं जाता। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो तुम्हारा सुक्रोज पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर से देख लेना, एक बार तुम्हें और दे देता हूँ। ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये अल्फा डी फ्रक्टोज से मिलके बने होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे इसकी बॉन्ड टूट जाती है और यहाँ पे एक चेन टूट जाती है और ये 6 से 5 पे आ जाता है। ठीक है, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक होता है, C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है और ये बिकॉज ऑफ एनोमर कार्बन। सुक्रोज होता है, कौन शुगर होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटी होता है, शुगर होता है H2। अगर हम इसको फिर से सुक्रोज को H2 में डाल दें तो 50% रिड्यूस हो जाते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज में टूट जाएंगे 52%, 92%, -92%। इसका जो नेट रोटेशन आता है वो आ जाता है तुम्हारा -20। उसके बाद इन्वर्स शुगर हो जाता है। इन्वर्स शुगर के बाद अगर हम बात करें, इट इज लियो रोटेटरी होते हैं दोनों, और ये इन्वर्ट शुगर होता है। इन्वर्ट शुगर मतलब जो यहाँ पे ये मिक्सचर होते हैं इसके। ठीक है, ये सुक्रोज इज नॉट तुम्हारा इन्वर्ट शुगर। अब एक बार हम तुमको ओवरव्यू समरी दे दें कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, हाँ सॉरी मैंने तुमको यहाँ पे गलत बोला था। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है वो सुक्रोज फॉर्म करता है, नॉन रिड्यूसिंग। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, माल्टोज बन जाता है जो कि होता है रिड्यूसिंग होता है। बस एक ही सुक्रोज ही याद कर लेना भाई, सुक्रोज ही रिड्यूसिंग होता है, बाकी ये तीनों रिड्यूसिंग नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया तुम्हें मेरे हिसाब से। लैक्टोज बाकी बन जाता है और ये तुम्हारी थोड़ी सी चेन होती है। अगर तुम इनको तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारी C1 C2 C6 ऐसे करके बड़ी सी कार्बन चेन बनती चली जाती है। हाँ जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैं समरी समझा देता हूँ। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, C1 C2 C4 एमाइलोज बना लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें C1 C4 C1 C6 C1, ये तुम्हारा एमाइटो पेप्टिन बना देता है और ये दोनों स्टार्च होते हैं। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज C1 C2 C4 ये कराते तो हमारा क्या बनाता है, ग्लाइकोलोज बना देता है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बना देते हैं और ये तुम्हारे क्या होते हैं, सारे पॉलीमर्स होते हैं। अब तुम्हारे चैप्टर में हम यहाँ तक ऑल ऑफ सडन आधे से ज़्यादा पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब इससे थोड़ा सा जो तुम्हारा पार्ट है वो बाकी है। वो तुम्हारा ना थोड़ा रटने वाला पूरा देखो। तो अभी तक का भी चैप्टर तुम्हारा कोई भी मतलब डीप एक्सप्लेनेशन वाला नहीं था, उसमें भी रटना ही रटना था। बट यहाँ से प्रॉपर चैप्टर रटने वाला आ चुका है। यार मैं टेक बर्नर की तरह क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज अप गाइस, अब हम ख़त्म करने वाले हैं। बहुत चैप्टर इजी सा जो है, देखो
मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी 1 घंटे की ज़्यादा चली जाएगी, 1 घंटे से ऊपर जाएगी। बट यार एक चीज़ बता दूँ, 1 घंटे को तो तुम अगर तुम मेरे अपलोड किए हुए नोट्स बना लो और उसके बाद तुम मतलब इस पूरे लेक्चर को ना 2x पे भी देखोगे ना, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मेरी सजेशन तो यही है कि अगर तुम 2x पे चाहो तो देख सकते हो, जो कि तुम्हारे पास हार्डली तुमको 20 मिनट लगेगा, नहीं आधा घंटा, और 40 मिनट पकड़ लेते हैं ना, तुम 40 मिनट में तुम ये लेक्चर ख़त्म कर सकते हो। तुम 40 मिनट में इतना लंबा चैप्टर तुम ख़त्म कर लोगे। आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम्हारे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, स्टार्च और H3 हाइड्रोलिसिस करा देते तो एन अल्फा डी ग्लाइको नोस बना लेते हैं। यही तुम्हारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को अगर हम 2 चीज़ों में बांटा जाता है, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेप्टीन्स। अमाइलोज क्या होता है 15 से 20% होते हैं स्टार्च में। स्टार्च में 15 से 20% क्या होता है, एमाइलोज होते हैं, और 80 to 85% क्या होता है, एमाइलोपेप्टीन होते हैं। H2O सॉल्यूबल होते हैं, वो H2O अनसॉल्यूबल होते हैं। कौन से, एमाइलोपेप्टीन। लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर होता है किसमें, एमाइलोज में। एमाइलोपेप्टीन में क्या होता है, इस एमाइलोपेप्टीन में क्या होता है, एमाइलोपेप्टीन में होता है तुम्हारा क्या होता है, क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, C1 C4 एंड C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसमें C1 C4 होता है, इसमें C1 C4 के साथ C1 C6 लिंकेज भी होता है। ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, वो दोनों ही नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद डाइन्यूक्लियोटाइड पे आ जाते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड वैसे बोर्ड में मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा पार्ट है, RNA DNA के बारे में है बस, जी में पूछा जाता है ये। ठीक है, CH OH यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा ये अभी जो मैंने बताया था, 1 मिनट भाई, ये हमने कहीं पीछे भी लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये रहा, डी राइबोस। ये तुम्हारा डी राइबोस है। ठीक है, ये तुम्हारा डी राइबोस है। ये यहाँ पे तुम्हारा सेम यहाँ पे CH2, ये डी राइबोस देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे RNA यही हो जाता है तुम्हारा, ये RNA आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुम डी राइबोस का स्ट्रक्चर खोलोगे तो 5 के ऑर्डर की रिंग बनेगी। यहाँ पे तुम C1 कार्बन को बेस ऐड कर दोगे तो शुगर डी राइबोस, बीटा डी राइबोस बन जाएगा, जो कि यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, उसके बाद फिर तुम उसकी रिएक्शन रोकना नहीं, रिएक्शन आगे होगी। C5 कार्बन नंबर 5वां, 1 2 3 4 5, ये कार्बन पे जो होगा तुम्हारा, फिर यहाँ पे होगा, देखो तुमने यहाँ पे किया भी, तो ये तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर बनेगा जो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बना देगा। अब उसके बारे में बात करते हैं, ये आगे ये पॉलीमर होते हैं, तो ये इसका काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, C3POH यहाँ पे जो अगर रिएक्शन कराओगे तो ये कुछ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुगर और फोटोसेट। ठीक है, ये बेस होता है, शुगर बेस होता है, और यहाँ पे तुम्हारा C3 कार्बन में शुगर कार्बन बेस 1 से, C5 फोटोसेट से, C3 शुगर और बेस से, ये तुम्हारा हो जाता है C2H1H DNA होता है, C2H1OH तुम्हारा RNA होता है, H DNA है, HOH RNA है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप आ जाते हैं, जिसको अभी हम यहाँ तक पढ़ रहे थे। वो तो तुम्हारा RNA एंड DNA। DNA क्या था, DNA का स्ट्रक्चर तुम देख लेना, मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एडिटर नहीं है। ठीक है, मेरे पास एडिटर क्या, मुझे ही एडिट करने पड़ेंगे, मैं कौन सा बहुत पढ़ाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ समझो कि DNA का स्ट्रक्चर तुम्हें अभी तक तो देख ही लिया होगा ना, ऐसे 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 DNA का स्ट्रक्चर होता है। RNA का स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है, मैंने अभी देखा नहीं है, बस होप सो। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो होता है, ये राइबोस होता है, 2 बीटा होता है। ठीक है, N कंटेनिंग बेस होता है, C1 और AgCI, और इसमें क्या होता है, N कंटेनिंग बेस AgCU होता है, इसमें AgCI होता है, इसमें HCU होता है। अब ये क्या है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बेस pyridine होता है, प्राइमीन होता है। यहाँ पे तुम ये स्ट्रक्चर देख लो, ये यहाँ पे Ag और Ag मतलब ए क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा, और ये NH2CO यहाँ पे C 0 होता है, और यहाँ पे
NH2 होता है, यहाँ पे CO होता है, CO एंड मिथाइल होता है। ये तुम्हारा कुछ स्ट्रक्चर है, ये अमाइन का है, एडाइन का है, ये ग्लाइकन का है, ये A है, ये G है। अब तुम यही तुम्हारा A और तुम्हारा G है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर होगा जो कि तुम खुद देख लेना। अब तो मैं BTS पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि तुम्हारा बाबा का ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, बाबा जी का ज्ञान। यहाँ पे O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2 है तो ये कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे C होता है। देखो ये C अभी तुमने पढ़ा था ना, तो वो C होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे T जो तुम पूछ रहे थे था, ये मिथाइल होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे U होता है तो T, यहाँ पे देखो ये U है। U तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। फिर डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA में क्या होता है, तुम सिंपल समझ लो कि यहाँ पे G से C पे कार्बन जाता है, और GC तुमने उसमें सुना है, GC वो था, तुमने कुछ छिछोरे देखी होगी इसमें, तो GC शायद GC था या कुछ होता था ना, गेम जो होता था उसको GC बोलते थे। तो देखो GC पे जाता है कार्बन, और I से A पे आता है, तो ये तुम्हारा ग्लूकोज का हो गया। और जिसमें G से C पे जाता है DNA में क्या, ATGC, ये तुम्हारे कार्बन की वो है कि मतलब कौन कौन से यहाँ पे लगे होते हैं, तो ATGC TAGTCA ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब RNA में क्या होता है, AGCU होता है, तो UACGAUCAGU, ये तुम्हारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। फिर अमीनो एसिड पे बात कर लेते हैं, तो कंपाउंड इज विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमीनो अमाइन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट आर नोन एज कंपाउंड। एक बार फिर से एक बार बोल देता हूँ, कंपाउंड इन विच द कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। Compound in which the carboxylic acid as well as amine groups are present, functional groups are present, is known as amino acid का breakdown कुछ ऐसा होता है, स्टार्च, पेप्टिन, फिर इलेक्ट्रोड, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर एंजाइम, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, विटामिन एंजाइम एक ही में आ जाता है, ठीक है। H2N हो जाता है, HOOC हो जाता है, ये तुम्हारा R हो जाता है, R इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट। ग्लाइसिन हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज प्लान रहते हैं। ग्लाइसिन सॉल्यूशन इज मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, H2O सॉल्यूबल होता है, एम्फोटेरिक होता है, नेचर होता है। अब उसके बाद अमीनो एसिड की बात करते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, बाहर से लेने पड़ते हैं। और अब यहाँ पे नॉन एसेंशियल क्या हो जाते हैं, नॉन एसेंशियल जो हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे जुगाड़ पढ़ लेता हूँ। जी मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइसिन हो जाता है, ए एलीन हो जाता है, वी वेलिन हो जाता है। अब तुम स्ट्रक्चर देख लो, H CH3 L एलीन हो जाता है, यहाँ पे CH2 L एलीन, ये देखो एलीन एलीन के ऊपर वेलिन, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे 2 आगे जाके कार्बन 2 और आगे जाके निकल जाता है। आइसोलीन में देखो ये स्ट्रक्चर है, तुम डायरेक्ट समझ लेना, थोड़ा सा रट लेना, ठीक है। P पैरेडिलीन CH3PH, यानी कि CH3 तुम्हारा ये बेंजीन रिंग हो गया, थोड़ा समझना, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग हो गई, सॉरी ऐसे ये बेंजीन रिंग हो गई, ये तुम्हारा हो गया CH3, तो ये तुम्हारी होगी तुम्हारी पेरिलीन होगी। M मेथानीन हो गई, CH2 CH3 CH3, ये तुम्हारी होगी मेथिलीन। फिर ट्राइपोपेंटेन, यहाँ पे एरोमेटिक हो गया, ये तुम्हारी लाइसिन हो गया, CH2 NH2 हो गया, एर्गनीन हो गया, ग्रिडीन हो गया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे हिस्टिडीन हो गया, लाइसिन, एग्रीन, हिस्टिडीन, थायोडीन। ये अब तुमको इसको याद कैसे करना है, गांव आली गई, एक मिनट यार, मैं भी, गांव वाली गई एग्ज़ाम देने लाई PMT, अच्छा, गांव वाली गई एग्ज़ाम देने लाई PMT और आर्ट्स
आर्ट्स, आर्ट्स हिस्ट्री थ्योरी और लाइफ और आर्ट्स हिस्ट्री और थ्योरी की किताबें, ये ऐसे याद कर सकते हो। अब BTS के पॉइंट समझ लो। ऑल अमीनो एसिड्स, ये बोर्ड्स भी पूछ सकता है, जे भी पूछता है और जे एडवांस भी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे तुम पढ़ लोगे, रट लोगे तो तुम्हें डायरेक्ट बहुत काम आ जाएगा। All amino acids are chain expected. Glycine are double bond, and all amino acids are essential extracted. All amino acids are essential, but G and A are non मतलब नहीं होता है essential, ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है, all amino acid are 1 degree NH2 accepted, क्या 2 degree NH2। ठीक है, प्रोलीन, यहाँ पे प्रोलीन 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 प्रोलीन, ये तुम्हारा प्रोसलीन प्रोसलीन, ये तुम्हारा लिखा नहीं है। LAR मतलब लाई, यहाँ पे लेसिन, एग्लिन और हिस्टाडीन क्या होता है, आर द बेसिक अमीनो एसिड। यहाँ पे एम्फोटेरिक CH2CH, ये तुम्हारा ग्लाइसिन आर द एसिडिक अमीनो एसिड। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्टेड ग्लाइसिन आर द ऑप्टिकली एक्टिव। ये तुम थोड़ा सा देख लेना, इस पर क्वेश्चन आया था पिछली बार। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सिनिडीन होता है, ये तुम्हारा CH2OH होता है, 1 डिग्री होता है। थाइलिन होता है, ये तुम्हारा CH2OH, यहाँ पे 2 डिग्री होता है। थाइसोइन होता है, फिनॉल प्लस पैरा होता है ये। ठीक है, क्रिस्टलिन एसिड थायोल होता है, ये डाइमर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जेई एडवांस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और जेई मेंस का भी बहुत फेवरेट है। जैसे ये देखो, यहाँ पे सिन, ग्लाइसिन, एस्पिरिन, लाइसिन, ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पे CH3COOL 3 मोल दे दिए, इसके पेरिडीन हो गया, ग्लाइसिन डिबेट हो गया। यहाँ पे NH2 CH2, यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे COH बन जाएगा, NH2 CH2 NH2 CH2, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज हो जाता है। अब देखो 2 लिंकेज तुमने पढ़ी ना अभी तक। यहाँ पे एक लिंकेज और थी तुम्हारी, कौन सी थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज, ये 2 टॉपिक एकदम एंड में हम तुमको बताएंगे। फिर उसके बाद ग्लाइसिन एल्कीन होता है, यहाँ पे डिपीट होता है, यहाँ पे GGAA GAAG, ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पे ट्रिपेड होता है, यहाँ पे। अब हम इतना खत्म करने के बाद हम आ चुके हैं प्रोटीन पे। खत्म हो भाई, प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखोगे तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द पॉलीमर्स एंड द अमीनो एसिड। अब इसकी डिप्लीट हो जाते हैं तो ये क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सिमिलर और अ डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड कंबाइंड बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड लिंकेज। अब देखो यहाँ पे तुम उसके पेप्टाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज और कौन सी थी, नाम भूल जा रहा हूँ बार, और कौन सी थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 3 लिंकेज तुमको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नाम लिख लो एक बार इसके। मैं कहूँगा कि पहला होता है तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और दूसरा तुम्हारा क्या था, अमाइड लिंकेज, इसकी डेफिनेशन तो मैंने बता दी। और चौथा था तुम्हारा ये पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज वैसे पूछे गया है 1-2 बार बोर्ड में, पेप्टाइड लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज आ गया। ठीक है, एक बार फिर से हम अमाइड लिंकेज पढ़ लेते हैं। व्हेन 2 और मोर सिमिलर ऑर्डर डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड कंबाइंड बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, देन अमाइड लिंकेज इज फॉर्म टेक प्लेस, एंड अमाइड लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ग्लाइसिन और एनीन सीरीज होता है, नंबर ऑफ द पॉसिबल डिबेट क्या होता है, यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ द पॉसिबल ट्रिपेट क्या होता है, 27 हो सकता है। और यहाँ पे 10 है तो कितने हो सकते हैं, 10 की पावर 8 हो सकता है। ठीक है, अब
isometric points on the basis of the pH value we can write the amino acid in the 3 different group। ये तुम्हारे 3 डिफरेंट ग्रुप है, ये खुद से पढ़ लेना, इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। H1 H2 कैलकुलेट द आइसोमेरिक पॉइंट्स, ये तुम्हारा हो गया, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा कभी, ठीक है। टाइप ऑफ द प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं, 2 तरीके होते हैं, फेवुलर और फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस में क्या रहता है, लीनियर होता है, और ग्लोबुलर में ब्रांच होती है। फाइब्रस में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर इन फाइब्रस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और ग्लोबुलर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, क्राइटिन और मिसबिली होते हैं। इसके बाद हम बात कर लें स्ट्रक्चर की, तो ये इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ऑक्टेनरी। तो प्राइमरी एक सेम लाइन, प्राइम और सेकेंडरी मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ग्लाइसिन थोड़ा सा 2 चेंज आ जाती है, ट्राइसिन में थोड़ा सा और ज़्यादा 2 चेंज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एच बॉन्डिंग, एसएस, वंडरवॉल्स और इलेक्ट्रो स्टिक हो जाते हैं। ये तुम्हारा आगे आ गया, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेनरी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो बहुत पूछा जाता है यार, तुम्हें एक बार देख भी लेना चाहिए। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो कुछ ऐसा होता है, एवरी प्रोटीन प्रेजेंट इन अ नेगेटिव फॉर्म, एवरी हर प्रोटीन जो है नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एवरी प्रोटीन हैज़ इट्स ओन बायोमोलिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन। हर एक प्रोटीन का खुद का एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसके बाद एवरी फिजिकल और अ केमिकल चेंज लाइक इन पीएच और टेम्परेचर, डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन ऑफ द एच बॉन्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज इट्स फॉर फंक्शनल, इट्स मतलब हर एक जो पीएच चेंज और टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ब्रेक अप to primary structure, but primary structure remains same during the denaturation of the protein। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रेक डाउन अप टू प्राइमरी स्ट्रक्चर में चला जाता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहता है। अब इसको एक चीज़ समझो कि जो 3 बॉन्ड की होती है वो टूट के सेकेंड बॉन्ड में आ सकती है, और सेकेंड बॉन्ड वाली फर्स्ट बॉन्ड में आ सकती है, तो तीसरी से पहली भी आ सकती है, बट पहली थोड़ी ना टूट जाएगी, तो पहली वही चीज़ लिखी हुई है। फिर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एग वाइट ऑन द, ये देखो ये पूछा जाता है, ऑन द बॉइलिंग इज कॉमन एग्जांपल, द कॉमन एग्जांपल ऑफ द curdling of a milk which is caused by due to the formation of the lactic acid जो बन जाता है, जिसको दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है, और यही हो जाता है प्रेजेंट इन मिल्क। अब देखो विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन जो होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन उसके बाद तुम्हारा एक ही टॉपिक बचेगा जो हमने बहुत पूरा तो बता ही दिया है। विटामिन में बस एक चीज़ के बाद बचेगा, हम विटामिन पे आ चुके हैं, विटामिन। और यहाँ पे विटामिन की कमी से क्या होता है, तो जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से वो भूल गया यार, ये याद नहीं है मेरे को, 2 ही 4 ही है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग होता है, और के याद कर लो, विटामिन ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज हो जाती है, बस ये पूछा जाता है, और कोई ए बी सब नहीं। ए से शायद बेरी बेरी होता है ना, बी से बेरी बेरी होता है, ए से क्या होता था, चलो ठीक है, तुम कमेंट करके बता देना मेरे को। certain organic compound are required in a small amount in our diet, but there is a deficiency cause specific decrease, this compound are called vitamin। हमें बहुत सारी विटामिन की ज़रूरत होती है जो हमको अपनी बॉडी में रिटेन करनी होती है, लेकिन उनकी कमी की वजह से जो होता है वो जो उनकी कमी हो जाती है हमारी उसमें, तो वो जो हम लेते हैं वो स्पेसिफिक डिक्रीज़ हो जाता है, वो यही कंपाउंड क्या होता है, हमारी विटामिन होते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। बहुत से जो प्रोटीन है वो हमारे विटामिन है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। कुछ ऑफ द प्रोटीन हमें क्या लेना पड़ता है, प्लांट से लेना पड़ता है। ऑलमोस्ट ऑफ देम सो सर्टेन ऑफ इनिशियल फूड फैक्टर, यही हमारे इनिशियल फूड फैक्टर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन अ डाइट इन अ स्मॉल अमाउंट टू बी परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन और नॉन फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द हेल्थ। यार देखो यहाँ पे सिंपल का यही रीज़न है कि वो हम जो बाहर से जो लेते हैं, जो प्लांट से लेते हैं, और हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए सिंथेसाइजेस के लिए, वही हमारा क्या होता है, हमारा
विटामिन होता है और ये फैट सॉल्युबल होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। बस आज के लिए इतना, चैप्टर खत्म भाई। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और भाई तुम्हें सारे लेक्चर और मिल जाएंगे। इसका बस एक ही टॉपिक बाकी है, उसमें केस से क्या होता है बस वो पढ़ लेना, तुम एक बार देख लेना वो, जो कि तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो बता देना, तुम कमेंट कर देना, वो भी मैं बता दूंगा। थैंक यू। और भाई इसी तरह मतलब मेरी चैनल पे जुड़े रहे।